आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड इज। तो ये कंपाउंड दिया गया है और इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो ध्यान दीजिए, IUPAC नेम लिखते समय दो तीन बातें हमको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात यह है कि जो चेन सबसे ज़्यादा लंबी हो उसका चुनाव करना है, लेकिन लंबी चेन का चुनाव करते समय इस बात को ध्यान देना है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप या किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लंबी चेन चुन लें और फंक्शनल ग्रुप छूट जाए। तो इस बात को ध्यान देना है। फिर जब हम नाम लिखते हैं तो नाम अल्फ़ाबेट का लिखना चाहिए, यानी ABCD के क्रम में लिखना है और बीच में डैश लगाना है। इन बातों का ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये कंपाउंड है इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड है तो इसलिए हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे। तो देखिए, इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 कार्बन की चेन है, इधर भी 6 कार्बन की चेन है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये एक तरह से ब्रांच बनी हुई है, इसमें ब्रांच नहीं हो रही तो ये छूटने ना पाए। इसलिए नंबरिंग इधर को करेंगे कि जितने ब्रांचें हैं उस पेरेंट चेन में आ जाएं, जनक श्रृंखला में आ जाएं। इन बातों का ध्यान देना है। इसलिए नंबरिंग इधर से शुरू करके इधर को गए हैं हम लोग, इधर को नहीं गए क्योंकि ये छूट जाता। तो इधर को हम लोग चले गए। अब देखें यहाँ पर अब नाम लिखने की बात आ जाएगी। तो अगर हम नाम लिखने की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, चौथे नंबर पर ये CH2 होगा, ये CH3 होगा, इसी तरह ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पर CH3 है। ये है श्रृंखला। तो यहाँ पर देखिए एथिल और यहाँ पर प्रोपिल, मतलब 3 कार्बन वाला है। तो चूँकि एथिल में E शब्द से शुरुआत है, प्रोपिल में P शब्द से शुरुआत है, तो अल्फ़ाबेटिकल यानी ABCD लिखने में E पहले आता है, P बाद में आता है, इसलिए पहले E वाले को लिखेंगे। चौथे नंबर पर एथिल है तो 4 एथिल, और 4 और एथिल के बीच में डैश लगाया। इसके बाद फिर डैश, तीसरे कार्बन पर ये 3 कार्बन की श्रृंखला है तो 3 प्रोपिल, 6 की कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्ज, और 1 पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, तो इसलिए 1 इन लिखा है। सबके बीच में देखिए डैश लगाया है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार से आंसर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 एथिल 3 प्रोपिल हेक्ज 1 इन। हम देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट द मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। तो कह रहा है कि जितने कार्बन लिखे गए हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन का स्टेट क्या है, ये समझ करके हमको बताना है कि कौन सा कंपाउंड लीनियर होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था NCERT में कि sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, 28 मिनट। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 इसका भी होगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, इधर वाले कार्बन का भी sp होगा। सब निकाल के हमने बता दिया। यहाँ पर इस कार्बन का sp होगा, इस कार्बन का sp होगा, लेकिन यहाँ पर sp2 होगा और यहाँ पर sp2 होगा। यहाँ पर सारे कार्बन का sp3 होगा, sp3,
निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया है। अब देखिए जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में SP है, SP में 180 डिग्री है। यहाँ पर SP तो है, SP2 भी है, तो 180 120 दोनों रहेंगे, तो लीनियर नहीं हो सकते। इसमें SP2 है तो 120 डिग्री एंगल, इसमें SP3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट। तो बी ऑप्शन में SP है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है अगर कार्बन का तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। सो ओनली CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 इज लीनियर। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसको ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 63 आ जाता है, कह रहा है विच वन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमंग द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक चीज़ अलग होकर के दूसरी जगह जुड़ जाना, यह सब्स्टिट्यूशन होगा। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस को चाहने वाला, यानी कोई नेगेटिव चार्ज वाला आक्रमण करेगा, ये मतलब है। तो पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और फिर न्यूक्लियस को चाहने वाला जुड़ना चाहिए। तो पहले विकल्प में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए OH जुड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी चीज़ का नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, तो इसकी बात की चर्चा ही नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि R-MgX है और यहाँ पर CHO है। तो यहाँ पर देखिए जो RCHO है इसमें OH जुड़ रहा है और जुड़ नहीं रहा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड को हम लोग ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH और इधर श्रृंखला रहेगी, तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो ये एल्डिहाइड है। तो यही एल्डिहाइड हमारा एल्कोहल में चेंज हो रहा है, यानी OH। तो यहाँ पर देखिए रीअरेंजमेंट हो रहा है, कोई बाहर से H नहीं आ रहा है, हालांकि इसमें कहीं वाटर रहा होगा, हो सकता है, तो बाहर से ही आया क्योंकि एक ही H है और यहाँ पर जो है OH हो गया है और ये R- जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें देखिए जो NH3 है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव को चाहेगा, तो यही न्यूक्लियोफाइल हमारा होगा। और ये देखिए न्यूक्लियोफाइल NH2 यहाँ जुड़ रहा है, तो ये Br अलग हो जा रहा है, Br हट गया देखिए, तो न्यूक्लियोफिलिक भी है और हटा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन भी है, तो C वाला विकल्प ही हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर देखें अगर हम लोग, तो HCN जब अटैक कर रहा है तो OH और CN, यहाँ पर कोई सब चीज़ अलग नहीं हो रही, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, इसलिए C विकल्प ही हमारा करेक्ट। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाई अनदर। न्यूक्लियोफाइल का डिस्प्लेसमेंट होता है किसी दूसरे के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए Br- है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा जब Br- अलग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को चाहेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है NH3 के द्वारा, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब 64 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि द लेशेग्ने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसनट्रेट HNO3 while टेस्टिंग फॉर हाइलोजेंस बाय डूइंग सो इट। तो कह रहा है कि जो लेशेग्ने परीक्षण है इसमें क्या है कि जो एक्सट्रैक्ट निकला है उसको हम लोग
कंसनट्रेट HNO3 के साथ खौला रहे हैं वाइल टेस्टिंग फॉर द हाइलोजन, हम लोग हाइलोजन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो कह रहा है बाय डूइंग सो इट, तो ऐसा करने पर क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसमें देखिए पहला विकल्प करेक्ट है, Na2S टूटेगा और NaCN बन जाएगा इस प्रक्रिया में, जब कंसनट्रेट HNO3 के साथ खौलाएंगे हाइलोजन की टेस्टिंग में, तो Na2S डिकम्पोज होकर के NaCN बनेगा। और कैसे बनेगा यहाँ पर दिखाया गया है और NCERT में लिखा भी है। अब देखिए हमको ध्यान देना है कि जब हम लाइसेग्ने टेस्ट करते हैं हाइलोजन के लिए, तो वही कह रहा है कि इन केस ऑफ लाइसेग्ने टेस्ट ऑफ हाइलोजन इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव सोडियम साइनाइड एंड सोडियम सल्फाइड। तो देखिए यहाँ पर सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड को रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है सोडियम एक्सट्रैक्ट से, इफ़ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, अगर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब कि नाइट्रोजन और सल्फर को हम सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में लाइसेग्ने टेस्ट के समय अलग करते हैं जो एक्सट्रैक्ट होता है। दिस इज डन बाय बॉइलिंग द सोडियम एक्सट्रैक्ट विद कंसनट्रेट HNO3, और ये काम हम कैसे करते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जो लाइसेग्ने टेस्ट का एक्सट्रैक्ट है या सोडियम एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, उसको बॉयल करके, और रिएक्शन क्या होती है नीचे लिखा गया। तो NaCN प्लस HNO3 से रिएक्शन होगी तो NaNO3 प्लस HCN बन जाएगा, और देखिए ऊपर को तीर लगा है यानी गैस की अवस्था में उड़ जाएगा। Na2S प्लस 2HNO3, इससे NaNO3 बनेगा और H2S बनेगी। H2S गैस की अवस्था में बाहर निकल जाएगी, यानी नाइट्रोजन और सल्फर अब नहीं बचेंगे। जब नाइट्रोजन और सल्फर नहीं बचेंगे तभी हम हाइड्रोजन का सही से टेस्ट कर पाएंगे, नहीं वो भी अपना टेस्ट देंगे तो फिर हाइड्रोजन का टेस्ट करने में दिक्कतें आएंगी, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो Na2S है और NaCN है ये डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए हमको पहले कंसनट्रेट HNO3 के साथ बॉयल करना पड़ता है सोडियम एक्सट्रैक्ट को, ताकि हाइड्रोजन के टेस्ट में कोई समस्या ना आए। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड नीचे दिया गया है और इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो इसमें देखिए नंबरिंग कर दिया है अपने से 1 2 3 4 5, और नंबरिंग करके पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि नंबरिंग कर दिया है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है पहले कार्बन पर, और ये बीच में देखिए दूसरा कार्बन है, बॉन्ड नहीं है, फिर तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अगर इधर से किया गया 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो पहली बात तो पेंट हो जाएगा, तो पेंट लिखेंगे, और ABCD में लिखेंगे तो आइन में Y आता है सबसे लास्ट में आएगा, इन में E आता है तो पहले आएगा, तो पहले इन लिखेंगे फिर आइन, तो पेंट 3 इन 1 आइन ये नाम होगा। तो पेंट 3 इन 1 आइन, इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए लिख के बताया गया है, अब ये हमने आपको बता ही दिया। अब क्वेश्चन नंबर 66 आ जाता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स फॉर एथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा है कन्फर्मर्स, तो ये आपके कोर्स में नहीं, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, देखिए 67 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है नेचर में, ये हमको बताना। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, तो इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा, या तो न्यूट्रल हो और उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जैसे कि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन 8 की ज़रूरत होती है स्थायित्व के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा।
या फिर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा। ये दो बातें होती हैं। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, यानी जो इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहेगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए Cl है, Cl में निगेटिव होता है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। BH3 में बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तभी 3 हाइड्रोजन से मिलान किया है, तो जाहिर सी बात है कि अष्टक कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा। यहाँ पर देखिए NO2 है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, नहीं है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा। यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो 8 16 एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, यानी परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसको लिखेंगे तो 2,6 आएगा। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एक पॉजिटिव चार्ज लगा के, यानी अगर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो हाइड्रोजन उस स्थिति को पूरा कर रहा है। जैसे HOH लिखते हैं यानी पानी को, तो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पॉजिटिव लगा दिया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, तो बराबर हो गया उसी तरह। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने बॉन्ड बना पा रहा है उतना कंप्लीट बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो H3O है ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, तो C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है विच इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, तो जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा तो उसी को इलेक्ट्रॉन चाहने वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा वही आंसर करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए हमको ध्यान देना है कि ये +I ग्रुप है, +R ग्रुप है, +I और +R ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3 है, जैसे +I ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि आखिर +I और +R की क्या स्थिति है। तो पहले +I और -I वाले देखते हैं। तो ये देखिए NCERT की बुक है, तो COOH CHO CO CN NO2 ये सब हमारे -R वाले हैं। तो देख रहे हैं इनमें से कोई जुड़ा है कि नहीं। तो देखिए कोई नहीं जुड़ा है, इसका मतलब है कि सारे +R और +M वाले +R और +I वाले ही हैं, कहीं भी COOH CHO ये सब नहीं जुड़े हुए। अब बात आती है कि जब सब +I और +M +R वाले ही हैं तो कौन ज़्यादा प्रभाव रखता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा +R में हाइड्रोजन का और OH का प्रभाव है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि OH है और ये +I है, सारे अब OH के बाद ही आएंगे, सारे जितने हैं ये सब OH के बाद ही आएंगे। ये CH3 सब में जुड़ा हुआ है तो CH3 तो कॉमन हो गया, हमें इसको देखना है। तो OH के बाद ही OR आते हैं, OCR आते हैं, NH2 आता है, NHR आता है, NR2 आता है, NHCOR आता है। तो सारे जो है OH के बाद ही, तो +R इफेक्ट सबसे ज़्यादा OH का है। तो +I +R जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं बेंजीन रिंग में। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी रहेगी तो इलेक्ट्रोफाइल आराम से रिएक्ट
कर पाएगा। तो प्लस ए वाला विकल्प ही हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ OCH3 ग्रुप, जैसा हमने यहाँ पर देख लिया कि OH सबसे पहले है और OH सबसे पहले होने की वजह से इसका जो है प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 69 आ जाता है, कह रहा है विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। ये चीज़ ध्यान देना, पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने आपको बताया था। तो जो SN1 रिएक्शन है इसमें कार्बोकेटायन बनता था इंटरमीडिएट। तो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोधनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा रिएक्शन होने की संभावना है। तो SN1 रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव कब होगी? जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जिसमें भी देखेंगे जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वही रिएक्शन सबसे ज़्यादा देगा SN1 रिएक्शन। तो सी वाले विकल्प में देखिए, इस कार्बन पर या C6H5 और C6H5C इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसमें कार्बोकेटायन जो बनेगा ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर देखिए बता रहा है, कह रहा है SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जो SN1 रिएक्शन है उसमें कार्बोकेटायन बनता है, हेंस हायर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मोर विल बी रिएक्टिविटी ऑफ द पैरेंट एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट जो कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव एल्किल हैलाइड बनेगा। कह रहा है द टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्म फ्रॉम C इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 फेनाइल ग्रुप एंड 1 मेथाइल ग्रुप, हेंस मोर स्टेबल। तो सी वाले विकल्प में देखिए फेनाइल ग्रुप, 2 फेनाइल ग्रुप जुड़े हैं और एक ये मेथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए ये कार्बन टर्शियरी हो जाएगा। एक CH3 एक C6H5, ये इस तरह बना है। इसको देख लेते हैं, ये C कार्बन है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, एक तरफ C6H5 यानी बेंजीन रिंग लगी हुई है, एक तरफ C6H5 Br लगा हुआ है। इस तरह की कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की 3 बैलेंसी पूरी हुई है, तो ये Br यहाँ पर लगा होगा इस तरह से। तो कुल मिलाकर के टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर अगर ये Br हट गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा। इस वजह से तभी एल्किल हैलाइड बनेगा। तो इस वजह से टर्शियरी कार्बोकेटायन, चूँकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की वजह से यह रिएक्शन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो सी ऑप्शन में टर्शियरी कार्बोकेटायन चूँकि बन रहा है इसलिए SN1 रिएक्शन में ये मोस्ट रिएक्टिव होगी। अब क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होगी ये हमको बताना है। तो सिस और ट्रांस के बारे में हमको ज़्यादा नहीं बताया गया और ना अभी NCERT में जो हमने पढ़ा उसमें है, लेकिन फिर भी चूँकि आ गया है तो इसकी बात करते हैं। तो सिस का मतलब हमने बताया था सेम साइड और ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड। तो यहाँ पर देखिए जो डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा, 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर 2 ब्यूटीन का फिगर बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए CH3 अपोजिट है तो इसलिए ट्रांस हो गया। इसमें CH3, इधर भी CH3 होगा, गलती से ये छूट गया है। तो CH3 सेम साइड में है, इसलिए जो है ये वाला सिस है, ये ट्रांस है। तो सिस ट्रांस इसी में बन पा रहा है 2 ब्यूटीन में, इसलिए ये सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कह रहा है एल्केन्स विद डबल बॉन्ड कैन नॉट अंडरगो फ्री रोटेशन।
इनमें फ्री रोटेशन भी नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड है। एंड कैन हैव डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप, इसलिए अलग प्रकार के जियोमेट्रिकल शेप रखते हैं। एक तरफ दोनों CH3 हैं तो ये अलग शेप होगा, तो सिस इसको कहा गया। एक तरफ CH3 है, H अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ट्रांस कहा गया। तो इनकी शेप में अंतर भी होगा क्योंकि एक तरफ CH3 एक ही साइड में है और एक में अपोजिट साइड में, इसी वजह से सिस और ट्रांस नाम दिया गया है। तो दो डिफरेंट ग्रुप हैं ऑन ईच एंड ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में दोनों डिफरेंट ग्रुप CH3 और H अलग अलग स्थिति में रखे हैं। सेम साइड वाले में सिस कहेंगे या अपोजिट साइड वाले में ट्रांस कहेंगे। तो इस तरह से ये हमको पता चला कि सिस ट्रांस मैकेनिज्म जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 ब्यूटीन देगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 71